अप्लाई करके एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला था। अगर दो वेव्स इंटरफियरिंग वेव्स का बोल रहा हूं, ठीक है, इंटरफियरिंग वेव्स जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, तो उनकी वजह से बनने वाले रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी का फंक्शन ये होता है। अगर I1 और I2 आर द इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। नाउ अब सवाल में इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी रिलेशन में इंपॉर्टेंट चीज समझनी क्या है। सर आपने कहा था कि इंटेंसिटी द फंक्शन ऑफ एक्स, और इस फॉर्मूले में कहीं एक्स तो देखिए, तो फिर कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं। सुनना, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को याद है हम लोगों ने वेव्स जब पढ़ा था तो हमने एक रिलेशन लिखी थी, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, याद है? ये लिखा था। ये तो फाई को कुछ करना, ये फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस सोचो, अलग अलग लेंथ चलने की वजह से क्रिएट नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये सोचो कि यहाँ से ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट की दूरी दोनों से बराबर, मान लो कि S1 यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मीटर चला और S2 भी 5 मीटर चला, तो यहाँ पर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। फेज डिफरेंस कितना होगा? सपोज कोई दूसरा पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हैं, तो क्या दोनों वेव सेम चलती अलग अलग चलती? तो फिर यहाँ पाथ डिफरेंस कुछ और होगा, तो फिर यहाँ पे डिफरेंस कुछ और होगा। ऐसे सारे पॉइंट्स पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग, और अलग अलग फेज डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग पॉइंट की इंटेंसिटी भी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सर आप जो बोल रहे थे डेफिनेशन में कहीं पर मैक्सिमम आ जाएगा, कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं पर मिनिमम हो जाएगी, तो वो कब और क्यों होती है। तो ये समझते हैं, दो इंटरफेरेंस, एक्चुअली दो टाइप के इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम दोनों को समझते हैं, दोनों में अलग अलग मतलब क्या है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर वी आर डिवाइडिंग इंटरफेरेंस इन टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुनो, कंस्ट्रक्टिव पहले बता रहा हूँ और बगल में फिर डिस्ट्रक्टिव बताऊंगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहते हैं जब वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो, वेव्स सुपर इम्पोज ओवर वन अनदर इन सेम फेज। अगर वेव्स एक दूसरे के ऊपर सेम फेज में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटर, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा सोचो कि सर ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी, दोनों सेम फेज में सुपर इम्पोज का मतलब कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे लाई कर गया, और एक का ट्राउट दूसरे के, पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे लाई कर गया, और पहले का ट्राउट दूसरे के ट्राउट पे लाई कर गया। तो ये बताओ कि अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 मान रहा हूं, इसका एम्पलीट्यूड A2 मान रहा हूं, दोनों के एम्पलीट्यूड A1 A2 मान रहा हूं, तो तुम बताओ मुझे कि क्या रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड तुमको दिख रहा है क्या, कि बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, और रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो इंटेंसिटी भी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जब वेव एक दूसरे के ऊपर सेम फेज में सुपर इम्पोज कर जाए, दैट इंप्लाइज क्रेस्ट ऑफ वन फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर, या ट्रफ ऑफ वन फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव भी लगे हाथ यहाँ लिख लेते हैं। तुम बताओ डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? शब्द ही बता रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव शब्द ही बता रहा है। डिस्ट्रक्टिव तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? वेव्स सुपर इम्पोज्ड ओवर वन ईच वन अनदर, वेव सुपर इम्पोज्ड ओवर वन अनदर इन, बोलो कौन सा फेज? इन अपोजिट फेज। अपोजिट का मतलब फेज डिफरेंस कितने का? 180। अपोजिट मतलब 180। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे लाएगा, ऐसा कुछ। देखो ये वेव रही, मान लेते हैं ये है वेव, ये पहली वेव थी, और दूसरी वाली ये रही।
तो इसका एम्पलीट्यूड A2, इसका एम्पलीट्यूड A1। अब जरा ये बताओ कि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बढ़ा कि घटा? मतलब इन दोनों वेव से मिलकर बनने वाली रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए? अच्छा, इस वाले में रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, यहां पर रिजल्टिंग वेव जो बनी वो कुछ ऐसा बना सकता हूँ क्या? ऐसा रिजल्टिंग वेव को मैंने ऐसा बना दिया, ये जो डॉटेड है, और यहाँ रिजल्टिंग वेव को मैंने छोटा कर दिया। अब तुम बताओ, इस रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड तुम्हारे हिसाब से A1 प्लस A2 होना चाहिए? और यहाँ पर अच्छा, ऐसे तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर देखो, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने कहा था 2A1 A2 कॉस पाई, कॉस पाई जीरो, अगर सेम फेज में है तो पाई कितना है, तो ये क्या बनेगा? अरे यार याद करो, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते थे तो A1 प्लस A2, और अपोजिट एंटी पैरेलल होते थे तो यही तो कह रहा हूँ, सेम फेज का मतलब एंगल जीरो और अपोजिट फेज का मतलब एंगल, तो मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आएगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड, और क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहीं पर इंटेंसिटी। देखो ना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। Resultant intensity and amplitude are maximum. Resultant intensity and amplitude are maximum. Resultant intensity and amplitude is minimum. Is minimum. अच्छा, अब जरा जरा ये बताओ, नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आपने लिखा है, I1 प्लस I2 प्लस क्यू रूट I1 I2 कॉस। अब तुम्हें याद है कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर जहां जहां जिन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वहां पर कॉस फाई शुड बी इक्वल टू cos phi should be equals to +1 at the points of constructive interference and destructive for cos phi should be equals to। अच्छा, अब जरा गणित की बात हो जाए, मुझे एक बात बताओ, तुमको मालूम है ना cos phi 1 कहाँ कौन से एंगल्स पे होता है? 0 डिग्री, फिर 2 पाई, 3, नहीं 4 पाई, मतलब सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। तो अब इसको मुझे जनरल सोल्यूशन में लिखना है, तो क्या लिखूं? 2n पाई। कॉस फाई वन कहाँ कहाँ होता है सर? कॉस फाई वन वहां वहां होता है जहां पर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हो। एन, एन कहां से शुरू करूं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, बोलो सही है क्या? अच्छा, कॉस कॉस, इसका मतलब फाई शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई फॉर सी आई। अरे वाह, फाई शुड बी मल्टीपल्स ऑफ, फाई शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई फॉर सी आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई। अच्छा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जान तो क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये क्या लिख दिया सर आपने? फेज डिफरेंस को यही लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू। तो एक बार बताओ, इसको 2n पाई दिया और 2 पाई काट दिया, पाथ डिफरेंस कितना आया? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप 11th और 12th दोनों जगह बढ़िया यूज करते हैं इसका। एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, मतलब तुम ध्यान से देखो, जिन जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मल्टीपल ऑफ डिस्टेंस, वहां कौन सा इंटरफेरेंस, मतलब पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ हुआ? पाथ डिफरेंस 0, अरे एन 0 ना। दूसरा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, मतलब कि पाथ डिफरेंस 0
पाथ डिफरेंस 0 कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 2 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। इन सारे पोजीशंस पर क्या बनेगा? मैक्सिमम, मतलब इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। अच्छा अब जरा इस तरफ आ जाओ। cos फाइव माइनस वन याद है? 180 डिग्री, फाइव, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई की को मैथमेटिकली क्या ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2n प्लस 1 पाई। अरे चेक करो, n की वैल्यू 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, तो तुमको मिल जाएगा। और पाई पाई कॉस कॉस काट दो तो पाई बराबर 2n प्लस 1 पाई, n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई कंस्ट्रक्टिव एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, इस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अगर फेज डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मिनिमम। अच्छा फिर इसको 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स के बराबर करो। पाई पाई फिर से काटा, पाथ डिफरेंस हम तो क्या आया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, मतलब n की वैल्यू 0 रखोगे तो पहला बताओ कहां मिलेगा? n की वैल्यू 0 रखो, पहला पार्ट डिफरेंस 0, n की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ रहा है? फिर अगला, फिर एंड सो ऑन ना, lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, odd multiples of lambda by 2, even multiples of lambda or multiples of odd multiples of lambda by 2, destructive interference, and part n lambda is constructive interference। जरा ध्यान से देखो, 2 और lambda के बीच में lambda by 2 आया, lambda और 2 lambda के बीच में lambda by 2 और 3 lambda by 2 के बीच में lambda, और दो मैक्सिमा के बीच में, हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमम। एक्चुअल में इंटरफेरेंस में एक बढ़िया पैटर्न दिखता है, मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा ऑल्टरनेटिवली मैक्सिमास एंड मिनिमास आर फॉर्म, ऑल्ट हमेशा होता है, हमेशा मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा बनता नजर आता है। समझ में आ रही बात? अब जरा ये बताओ कि ये तो देख लिया हमने कि कंडीशन, ये ध्यान रहे ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, ये कंडीशन 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से अच्छे सवाल इसी कंडीशन पे बन जाते हैं। ये स्टार को दिखा है। अच्छा अब एक बात बताओ, मैक्सिमम इंटेंसिटी तो निकाली नहीं, तो तुम्हारे हिसाब से मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या, ऐसे लिख दो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 रूट I1 रूट I2 कॉस पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस पाई कितना ले रहे थे? प्लस 1। अरे कंस्ट्रक्टिव पे कॉस पाई प्लस 1 तो यहाँ पे वगैरह नहीं दिया, इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। Similarly, minimum intensity can be written as I1 plus I2 plus की माइनस, अरे माइनस नहीं यार, cos फाइव माइनस 1 रख देंगे तो यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो भी टेबल बना रहा हूँ, मतलब जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे डिफरेंसेस तुम्हारे लिए काम के हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली तो तुम्हें ये सारे डायरेक्ट रिलेशन तुमको हर जगह नजर आ सकता है, और इससे अच्छे सवाल नहीं रहते इसमें नजर आ जाएंगे। अच्छा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता देना एक बार फटाफट। A1 प्लस, ये तो कोई ऐसा समझाने की ऐसी जरूरत है नहीं, खैर मिनिमम, करेक्ट। minimum intensity, maximum amplitude at the positions of constructive interferences and destructive interferences. Similarly, path difference n lambda is constructive, 2n plus 1 lambda by 2 is destructive. ये सारे रिलेशंस हमें पता होने चाहिए। अच्छा एक चीज और,
नोट करके 2 पॉइंट स्पेशल केसेस। पहली चीज तो ये कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी मुझे निकालना था, रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मिन। तो तुम्हारे हिसाब से क्या, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का, सही लिख रहा हूँ? अच्छा, इससे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? चेक करो, ठीक है। √I1/I2 प्लस 1 अपॉन √I1/I2 माइनस 1 का, ठीक। I1/I2 इज A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। कोई बताएगा A1/A2 क्या होगा? अंडर रूट, एंड इसे R बोल रहा हूं मैं। R क्या एम्पलीट्यूड रेशियो है, दिख रहा है? R इज व्हाट, रेशियो ऑफ द, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर। I max to I min, ratio of maximum to minimum intensity. Ratio of maximum to minimum intensity is R+1 upon R-1 का whole square. What is R here? Amplitude ratio A1/A2, या ये कह लो कि √I1/I2, √I1/I2। बाकी क्वांटिटी बताई गई है, इससे पहले this tool is not only in level but also in range। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 चैप्टर की बात है, एक चैप्टर की नहीं। विदाउट, अच्छा, एक और चीज, मान लो इफ दोनों जो सोर्सेस थे ना अपने, कोहेरेंट सोर्सेस, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस पे मान लो दोनों की इंटेंसिटी सेम, दोनों की इंटेंसिटी सेम का मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड आई नॉट, लेट्स से आई नॉट, इफ द नेट एम्पलीट्यूड इज आई नॉट, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी आई नॉट होती, तो जरा मुझे बताओ आई नेट को क्या लिखा जाता? आई नॉट I1 प्लस I2 प्लस 2√I1/I2 कॉस, क्या जनरल फॉर्मूला ये लिखा है? अच्छा, √I0 स्क्वायर आई नॉट बन जाता, तो 2I0 ये हो जाता और कॉमन आके 1 + cos π आ जाता, चेक करो। अरे यार, ये 2I0, ये 2I0, 2I0 कॉमन आ गया, 1 + cos π। और जानते हो 1 + cos π को क्या लिखता मैं? 1 + cos π को लिखता 2 cos² π/2। तो नेट इंटेंसिटी क्या आ जाती? नेट इंटेंसिटी आ जाती 4I0 cos² π/2। दिस इज स्पेशल केस, अगर इंटरफियरिंग सोर्सेस सेम इंटेंसिटी पे है तो नेट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा 4I0 cos² π/2। अब ये सोच रहे हो कि सर ये 1 + cos π को आपने ये कैसे लिखा? अभी एसिटेंट से पहले तो मैं लिखवाई, तो दोनों समझ रहा है। सही है, एसिटेंट से थोड़ा तो मिल जाए। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर कॉस आया, कॉस स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, और कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0। तुम लोग यार एक बात बताओ, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? -1 कैसे बोल सकते हो तुम लोग? है
कॉमन सेंस मतलब कभी यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब जानते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है जब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम हो, 4I0 CI पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी, 0 एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कई लोग बोल देते हैं -4I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 एंड मिनिमम, अब तुमको ना इससे तुमको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा होगा। अरे दो सोर्सेस थे I0 दो सोर्सेस थे आई और आई इंटेंसिटी। सोचो अगर इंटरफेरेंस ना हुआ होता तो पूरे रूम पे 2I होता। अरे यार ये दो सोर्सेस है, मान लो इससे आई इंटेंसिटी निकल रही है, इससे आई इंटेंसिटी निकल रही है, तो रूम में जो जनरल इंटेंसिटी है वो कितनी है, 2I। लेकिन अगर इंटरफेरेंस ऊपर से मैक्सिमा पे 4I और मिनिमा पे 0, वो कंपनसेशन हो गया एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ जगह वहां मैक्सिमा जहां बना वहां उसने डिस्ट्रक्टिव वाली चूज ली एनर्जी, तो कुछ जगह पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है और कुछ जगह पर डार्कनेस है पूरी तरीके से। पर तुम देखते हो कि ऐसा तो नहीं होता रूम में। रूम में तो जनरल इल्यूमिनेशन है, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। पर अगर हुआ होता तो तुमको स्क्रीन के ऊपर एक जगह मैक्सिमम ब्राइटनेस नजर आती है, एक जगह एकदम डार्कनेस नजर आती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली देखना है तो आप देख सकते हैं अपने स्कूल में। तो मास्टर है उनसे कहिएगा दिखाए इंटरफेरेंस कर। आई होप CI और DI के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्लियर। तो सारे पॉइंट दिमाग में रखने हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं करो। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36/25। 36/25 is the ratio of maximum to minimum intensity. Find the ratio of the intensities of the wave and the ratio of their amplitudes. Find the ratio of intensities and the ratio of their amplitude. जो दो वेव्स इंटरफियर करी हैं उनसे बनने वाले मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर नोन है तो I1/I2 और I1/I2 का रेशियो।
आई मैक्स बाय आई मिन का रेशियो 36/25। क्या मैंने अभी अभी लिखवाया था आई मैक्स अपॉन आई मिन को R+1/R-1 का, और इधर 6/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5R+5 बराबर 6R माइनस R की वैल्यू आ गई 11, और R ही तो A1/A2 था, मतलब A1/A2 11:2, और A1/A2 अगर आ गया है तो I1/I2 क्या A1/A2 का होल स्क्वायर होता है, मतलब कि A1/2 11, तो क्या 1:21:2। दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एंड दिस इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है। स्क्रीन ऊपर नहीं आएगी अब, यहीं तक रहेगी। एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, और दोनों किसी पॉइंट पी पर सुपर इम्पोज किए जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4, एक ऐसा रैंडम पॉइंट जहां पाथ डिफरेंस λ/4 है, उस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग वेव क्या होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट दैट पॉइंट P where the path difference is λ/4। फाइन फाइन कर जाएगा। आलिया, आरोही, अभिकांक्षा, अगम्या, अलीना, अलवीरा, प्रेजेंट सर। अंबर, अम्या,
अनन्या, अनन्य, Present, sir. अनन्य, अनिका, अनिक्ष, अनुष्का, आर्यन, Present, sir. आर्यन यादव, अथर्व, अथर्व, अतुफा, अवनी, दीक्षा, किरम, गजवान, ऋत्विक, ज्योत्सना, काव्या, मोहम्मद दानिश, मुनिष्का, उदित, नंदिनी, निलय, Present, sir. अबू, प्रखर, प्रकृति, प्रार्थना, प्रियांशु, Present, sir. राजशौर्य, रवि, Present, sir. रोहित, साक्षी, सक्षम, संजीवनी, संस्कार, सात्विक, Present, sir. श्रेनिका, शुभम, सौम्या, सुधीर, तलेब, वैशाली, वैश्वी, विभा, विशेष, यश, जैद। लिख लिया तो क्वेश्चन, पेज चेंज कर रहा हूं। एक चीज बताओ, क्या हमें नेट एम्पलीट्यूड तो पहले से ही मालूम था ना यार? नेट एम्पलीट्यूड अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अच्छा, A1 और A2 दोनों की वैल्यू गिवन है ना, सेम A0। रही बात फाई की, तो जरा मुझे ये बताओ, क्या फाई को हम लोग ये लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस? बताओ उस पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना दिया है? तो लैम्डा लैम्डा कट गया तो कितना आया? फाई, फाई बाई कॉस 90, कॉस 90। तो इसका मतलब नेट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट A1 की वैल्यू A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर, बाकी खत्म हो गया, रूट 2 A0। आंसर सही है। मतलब एक तरीके से सोचो, वेक्टर का ही क्वेश्चन है यार। फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस निकालो, जैसे ही एंगल दिख जाएगा उसके अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होता है? रूट 2 है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रूट 2 है, खत्म। अगला क्वेश्चन, दो लाउड स्पीकर थे, ये L1, ये L2, दो लाउड स्पीकर L1 L2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। इन दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन 3 मीटर है, और लाउड स्पीकर L2 के सामने एक ऑब्जर्वर खड़ा है। L2 लाउड स्पीकर के ठीक सामने 4 मीटर दूर पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। दोनों लाउड स्पीकर वेव सबमिट कर रहे हैं, साउंड वेव सबमिट कर रहे हैं। मान लो इक्वल इंटेंसिटी, दोनों से निकलने वाले साउंड वेव की इंटेंसिटी इक्वल I0 ठीक है। साउंड की स्पीड दी हुई है एयर में, कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि किन फ्रीक्वेंसीज के लिए? अच्छा, ये भी पक्का है कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, तो इंटरफेरेंस होगा कैसे? सोर्सेज आर कोहेरेंट, दिस इज self explanatory. For what frequencies does the observer hear minimum signal? इन फ्रीक्वेंसीज के लिए ऑब्जर्वर को मिनिमम सिग्नल सुनाई दे। For what frequency does the observer hear minimum signal? अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि सवाल को पढ़ने के बाद लैंग्वेज से पता चला, ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा है उसे दो वेव ट्रैवल करके उसके पास आ रहे हैं, एक यहाँ से और एक। मिनिमम सिग्नल शब्द का मतलब
कि जिस जगह पर वो ऑब्जर्वर खड़ा है वहां कौन सा इंटरफेरेंस है। सही बात है। और हमें बस एक चीज पता है कि सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि पाथ डिफरेंस शुड बी मल्टीपल्स ऑफ। पक्का? सही है। अब जरा चेक करते हैं पाथ डिफरेंस। एक बात बताओ, L1 से जो वेव चलकर यहां पहुंची, क्या उसने टोटल 5 मीटर ट्रैवल किया है? चेक करो। L1 से चलने वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? किसी को डाउट तो नहीं है 5 कैसे आया? अच्छा, L2 से चलने वाले ऑब्जर्वर ने कितना चला? तो यहाँ पहुंच ऑब्जर्वर जहां है वहां पहुंचने में दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है कि नहीं है? कितने? 1 मीटर का पाथ डिफरेंस है। और अब इस 1 मीटर को जानते हो किसके बराबर कर दो? टू, क्यों मिनिमम मिनिमम सिग्नल बोल रहा है ना, इसलिए मैंने इसको 2n+1 लैम्डा बाई। अच्छा एक बात बताओ, वेव की स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, तो लैम्डा की जगह v बाई एफ भी तो लिख सकते हैं। v बाई एफ बराबर 1, यहां से f की वैल्यू क्या आ गई? 2n+1 इंटू v कितना दिया हुआ है, इसीलिए लिखा है फॉर फ्रीक्वेंसी। एन की वैल्यू से 0 1 2 3 डालते जाओगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएंगी। यस और नो? एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एन की वैल्यू 0 रखो तो कितनी आएगी? 0 रखोगे तो कितना आएगा फ्रीक्वेंसी? जानते हो, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर इस सवाल में मैंने एग्जैक्टली ये पूछा होता, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने पूछा था ना कि हाँ एक चीज गड़बड़ कर दी, 2 मिस कर दिया मैंने। 2 यहाँ पर v/2f लिखना चाहिए था ना, तो ये f इधर गया तो यहाँ पर 330 बाई, तो ये कितना आता? 165। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब n को सबसे मिनिमम क्या रख सकते हैं? 0। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मिनिमम ही तो होगी। मिनिमम सिग्नल पाने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है। और उसके बाद और जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, तो ऑप्शन में 165 भी होता, ऑप्शन में 2n+1 अगर एंट्री में रखे तो कितना आएगा? 3 इंटू 330/2, ये कितना आएगा? 996/2 45। मतलब उसका ऑप्शन में 165 की हो, 445 की हो, देखा उसकी बोथ ए एंड बी या डी नॉन ऑफ दी, तो आंसर होगा बोथ ए एंड। हमें तो चेक करना पड़ता है, तो हमें भी फंक्शन पता नहीं पड़ता। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये एक सोर्स S1, ये सोर्स S2, इन दोनों के बीच की दूरी 2 लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सोर्सेज, बोथ सोर्सेज आर कोहेरेंट। इसमें कोई बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं थी, सवाल इंटरफेरेंस भी है। हालांकि क्वेश्चन जब आता तो मान लेते हैं कि दो सोर्सेज है S1 और S2, और दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन कितना है? क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास, नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास obtained between the sources के बीच में कितने मैक्सिमास और मिनिमास बनेंगे। मतलब समझ रहे हो, कितने पॉइंट्स पर पर्सपेक्टिव इंटरफेरेंस और कितने पॉइंट्स पर। मैं एक, ये वाला पहला वाला मैं बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा वाला तुम लोग ट्राई करना। जिस अप्रोच से बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, उसी अप्रोच से तुम्हें ट्राई करना है। और 12th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार बताओ, मैं एक पॉइंट पकड़, S1 और S2 की बात करते हैं। S2 पोजीशन पर ध्यान से देखो, क्या S2 पर पहुंचने के लिए S2 खुद चलेगा? अरे इस पोजीशन पर S2 का डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, लेकिन इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए S1 कितना चाहिए? पर्टिकुलर पोजीशन पर पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा। इस पोजीशन पर पाथ डिफरेंस आएगा। अरे यार, इस पोजीशन पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, और इस पर भी पाथ डिफरेंस क्या होता है? दोनों वेव्स किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो लेंथ चल रही है उनका डिफरेंस। तो S2 पर पहुंचने के लिए S1 तो 2 लैम्डा चल रहा है, पर S2 कुछ नहीं चल रहा, 2 लैम्डा। S1 तक पहुंचने के लिए S2 2 लैम्डा चल रहा है, पर
पार्ट डिफरेंस। अब सुनो, इन दोनों के बीच मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या दोनों बराबर बराबर चलेंगे? जरा सुना, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं कि सर दिस इज पी इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 आएगा, ये समझ में आ रहा है क्या? अरे भैया अगर यहाँ से यहाँ ये लैम्डा चला तो ये भी, तो पाथ डिफरेंस कितना है? अच्छा, अब सुनो, जिन जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा होता है वहां पर क्या बनता है? वहां होता कंस्ट्रक्टिव और बनता मैक्सिमम। मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और कुछ कुछ सोचे बने कि अगर यहाँ पार्ट डिफरेंस 2 है, यहाँ पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो बीच में कहीं तो लैम्डा बना होगा। इसका मतलब कि यहाँ बीच में कहीं पाथ डिफरेंस लैम्डा का आया होगा। सिमिलरली यहाँ भी बीच में कहीं पाथ डिफरेंस। अब जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 मैक्सिमा। और मैंने क्या समझाया था, हर 2 मैक्सिमा के बीच में 1 2 3 4, 4 मिनिमम। मतलब 20 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 और 4, ये चारों मिनिमा के हैं। और ये जो लैम्डा 2 लैम्डा के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं पार्ट डिफरेंस वाले मैक्सिमा, तो 5 मैक्सिमाज एंड 4 मिनिमास, 5 maximas and 4 minimas. This is how you will find the total number of maximas or minimas by taking the path difference, by taking the path difference. और फिर कंडीशन कि पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो मैक्सिमा बना होगा, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो मिनिमा बना होगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ पाथ डिफरेंस, तो 0 और 2 लैम्डा है तो लैम्डा वाला पार्ट डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? वो गायब थोड़ी होगा। मैथमेटिकली अगर 0 और 2 लैम्डा है तो बीच में कहीं लैम्डा आएगा, तो उस हिसाब से कितने मैक्सिमम कहाँ आएगा ये पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। हालांकि अच्छा सवाल वो भी होता अगर ये पूछता कहाँ बनेगा, यहाँ से अगर पूछ लेता मेहनत करनी पड़ती। अभी ये ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मान लो ये सोर्स है भाई S1 और S2, और इन दोनों के बीच की दूरी वही है 2 लैम्डा, और यहाँ एक स्क्रीन है। ये दोनों का सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर कहीं स्क्रीन है। दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी कितनी है? बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। कितने मैक्सिमा और मिनिमा स्क्रीन पर दिखाई देंगे? दो सोर्सेस, उनके बीच लैम्डा है और स्क्रीन लगा दिया है दोनों के सामने, और पूछा जा रहा है कि स्क्रीन पर कितने मैक्सिमम और मिनिमम बनेंगे। तो पता तो पार्ट डिफरेंस ही चल रहा है। अच्छा ये बताओ कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये जो डायरेक्ट यहाँ सामने है, इस पर कोई पार्ट डिफरेंस दिखा बता सकता है? इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना है?
इस जगह पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, ये समझ में आ रहा है? कितने लोग आ रहा है समझ में? जगह पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, हम लोग कितने लोग समझ में आ रहा है? इस जगह पार्ट डिफरेंस। अरे भैया एक बात बताओ, मान लो ये डिस्टेंस x है, कितना है? तो S2 को यहाँ पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ा? x। और S1 को यहाँ पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ा? 2 लैम्डा प्लस x। मतलब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। अच्छा, स्क्रीन का कोई वो साइज क्लियर नहीं, इन्फिनिटी वेरीफाइड। अब जरा एक बात बताओ, इन्फिनिटी पे जाओ, इन्फिनिटी नहीं होगा ये दोनों सोर्सेस। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्फिनिटी पर जाते जाते लगभग लगभग इक्वल पाथ डिस्टेंस ट्रैवल है अप्रोक्सीमेटली। अरे दोनों की पाथ लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी कहां पर? तो पाथ डिफरेंस इन्फिनिटी पे क्या आएगा? इन्फिनिटी अगर यहाँ मान लूं तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? और इधर भी इन्फिनिटी है तो इधर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? अब एक बात बताओ, 0 है, 2 लैम्डा तो बीच में कहीं यहाँ भी आएगा। बोलो कितने मैक्सिमम? अरे कितने? और मिनिमम? 4 मिनिमा, 5 मैक्स, 1 2 3 4 मिनिमा, 2 मैक्सिमा के बीच में मिनिमा, और 5 मैक्सिमा। और ऐसा है, देखो ऐसा रट नहीं है, हमेशा 5 मैक्सिमा और 4 मिनिमा आएगा। ये तो खैर डेटा ऐसा दिया कि वही आया। और अभी तुम्हारा वहम दूर हो जाएगा अगले सवाल। अगले सवाल का वहम दूर हो जाएगा। ये सवाल का फर्स्ट पार्ट था, ये सवाल का सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में स्क्रीन कैसी थी? लीनियर। अब सर्कुलर स्क्रीन, दिस इज अ सर्कुलर स्क्रीन। ये एक सर्कुलर स्क्रीन बनी, और अब इस सर्कुलर स्क्रीन के सेंटर के आसपास दोनों सोर्सेस फिर से रखे हुए हैं 2 लैम्डा सेपरेशन पे, और इन दोनों सोर्सेस का जो मिड पॉइंट है वो सर्कुलर स्क्रीन का, समझ में आ रही है? सर्कुलर स्क्रीन के सेंटर पर के इधर साइड पर दो सोर्सेस रखे हैं, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सोर्सेस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द सेंटर सर्कुलर स्क्रीन। कितने मैक्सिमा मिनिमा सर्कुलर स्क्रीन पे बनेंगे? Maximas and minimas obtained on the circular screen. Obtained on circular screen. बच्चों ने डायग्राम में एकदम दोनों सोर्सेज कम सिमेट्रिकली रखे हैं। सर्कुलर स्क्रीन पर obtained मैक्सिमा और मिनिमा कितने होंगे? आठ मैक्सिमा। आठ मैक्सिमा। बराबर
देखो ऐसा है कि मैंने इस सर्कुलर स्क्रीन को 4 पार्ट्स में बांट दिया। अब जरा मुझे यहाँ बताओ, इस पॉइंट पर देखना जरा, इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होगा। हाँ आलिया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट दोनों वेव को चला के देखो ना। यहाँ 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 वहां का नहीं, यहाँ इसको चलाओ यहाँ पर, और इसको चलाओ यहाँ पर। सेम चले क्या अलग अलग चले, सेम डिस्टेंस चले क्या अलग अलग चले। ये लग रहा है ना कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना है और यहाँ कितना है, समझ में आ रहा है? अरे यार यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होगा और यहाँ पार्ट डिफरेंस, तो भैया यहाँ पे 2 लैम्डा होगा यार, और यहाँ भी 0 होगा, सही है क्या? अच्छा यहाँ 0 है, यहाँ 2 लैम्डा है, तो बीच में कहीं, और यहाँ भी लैम्डा और यहाँ भी, अरे 0 और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा, 0 और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा, जितने भी पार्ट मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा है वो सब कंस्ट्रक्टिव वाले हैं, वो सब पे मैक्सिमा है, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर दो मैक्सिमा के बीच में बने गए 1 2, एक क्वार्टर में दो 8 8 8 मैक्सिमा और 8 मिनिमा। इससे ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ मिनिमा मैक्सिमा से कम नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया। 8 मैक्सिमा एंड 8 मिनिमा। सही है। एक और अच्छा सवाल, और फिर पहले तो मुझे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सब लोग निकाल ही दो यार, ये वाला सब लोग निकाल दो, उसके बाद दूसरा पार्ट जो जिसके लिए सवाल दिया है वो पूछूंगा। मान लेते हैं दो सोर्सेज है, दोनों के बीच की दूरी 3 लैम्डा है, दोनों के बीच में कितने मैक्सिमम और मिनिमम बनेंगे बताओ, ये बता दो पहले। अब इसमें मतलब गड़बड़ नहीं करना। दो सोर्सेज S1 और S2, ये उनका सेंटर कहीं है, दोनों के बीच में सेपरेशन इज 3 लैम्डा। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अरे यार एक बात बताओ,
इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना 3 लैम्डा, इस पॉइंट पर बीच में तो भैया 0 और 3 लैम्डा के बीच में कहीं लैम्डा और 2 लैम्डा आएगा, और यहां भी कहीं लैम्डा और जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 7 मैक्सिमा, और हर दो मैक्सिमा के बीच में एक, तो ये एक मिनिमा, एक मिनिमा, 2 मिनिमा, 3 मिनिमा, 4 मिनिमा, 5 मिनिमा और 10 मैक्सिमा एंड 6 मिनिमा। ठीक है यार, मतलब ये तो सबका सही है, मतलब यार एक क्वेश्चन करा के वैसे ही पूछा, वो भी गलत कर देगा। अच्छा, इस सवाल में अगर मान लो ये पूछा होता कि जो जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, दिख रहा है ना कहां पे लैम्डा है, उसकी दूरी S1 से कितनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम S1 where path difference is lambda। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर उस पॉइंट की दूरी P से कितनी, S1 से कितनी है, S1 से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। लैम्डा तो वहां का पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा है वहां वहां उस पॉइंट की दूरी S1 से। सुनो, S1 से P की दूरी को कुछ मान लो, क्या मान लो बोलो, लेट इट बी x। अगर S1 से P की दूरी x है तो S2 से P की दूरी कितनी होगी। आप जरा पाथ डिफरेंस लिखो, क्या पाथ डिफरेंस S2 चला कितना, S2 कितना चला 3 लैम्डा माइनस S1 कितना चला, तो पाथ डिफरेंस कितना आया, अरे पाथ डिफरेंस कितना आया, और पाथ डिफरेंस उस P पॉइंट पर कितना दिया है लैम्डा, तो 2x की वैल्यू 2 लैम्डा, तो x की वैल्यू लैम्डा है। अरे तभी तो यार, S1 की ये डिस्टेंस लैम्डा होगी तो S2 से ये डिस्टेंस 2 लैम्डा, तभी तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा का बनेगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा से। ऐसे अगर कोई और दोनों कॉमन सेंस यूज करेगा तो आंसर आ जाएगा, तो कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैक्सिमास वाले पॉइंट है, यहाँ की इंटेंसिटी कोई पूछे कितनी है तो क्या बोलोगे। मान लो दोनों सोर्सेस आइडेंटिकल है, अगर दोनों की इंटेंसिटी आई दी हुई है तो मैक्सिमस की इंटेंसिटी क्या होगी 4i, 4i और मिनिमस की, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो यू विल ट्रीट की बोथ सोर्सेज आर हैविंग, तो उसी हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी कुछ दे दिया, खुद ही से उसने बोल दिया यार कि पहले वाले कितनी है दूसरे वाले कितनी है, तब तो जनरल फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस, और उसमें भी मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का। समझ में आ रहा है बात, दिस इज इंटरफेरेंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है 11 पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गई है। इंटरफेरेंस की 12 की बात तो 12 में करेंगे। बीट्स, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन इज बीट्स। बीट्स पहले तो डेफिनेशन लिखो बीट्स की, और उसको मिलाते रहना, इंटरफेरेंस से डिफरेंस क्या है। बीट्स when two waves
of slightly different frequencies. When two waves of slightly different frequencies, लोग पहला डिफरेंस देखा, इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ उन सोर्सेस में हो सकता था जिसकी फ्रीक्वेंसी और बीट का फिनोमेना सिर्फ उन जगह पर ऑब्जर्व हो सकता है जहां सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, पर बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली डिफरेंट। अब वो डिफरेंस जो है ना, वो 5-6 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो क्यों बाद में कहूंगा। लिखा लिखा क्या लिखा, when two sources of slightly when two waves of slightly different frequencies traveling in same direction, propagating in same direction, propagating in same direction, तो सेम डायरेक्शन में तो वहां भी हो रहा था और सेम डायरेक्शन में यहाँ भी हो रहा है। When two waves of slightly different frequencies propagating in same direction superimpose over each other, and the intensity of resulting wave changes periodically with respect to time. Changes periodically with respect to time at resulting wave. Intensity of resulting wave changes periodically with respect to at a particular position. Changes periodically with respect to time at a particular position. Changes periodically with respect to time at a particular position. This periodic variation in intensity with respect to time. This periodic variation in intensity. Periodic variation in intensity with respect to time is beats. पहली चीज तो ये कि बीट्स का फिनोमेना देखने के लिए यू नीड टू सोर्सेज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज कि दे मस्ट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। तीसरी चीज विच इज द मेजर डिफरेंस, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो वेरी करती थी वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेरी करती, यहाँ पर रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी, मतलब एक ही जगह पर क्या हुआ था, इंटरफेरेंस में अलग अलग पोजीशन पर मैक्सिमा मिनिमा बन रहे थे, लेकिन जहां मैक्सिमा बन रहे थे वहां हमेशा मैक्सिमा, जहां मिनिमा बन रहा था वहां हमेशा मिनिमा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बीट के अंदर अगर कहीं ऑब्जर्वर किसी जगह पर खड़ा है तो उसको उस जगह पर कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा कभी मैक्सिमा कभी सुनाई देगा, और पीरियोडिकली वो मैक्सिमा टू मिनिमा कन्वर्ट होगा। The intensity of the resulting wave varies periodically with respect to time at a particular position. And this is beat. अरे यार बीट क्या है, मतलब वो जो तेज आवाज आती है, फिर एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल पे फिर स्लो साउंड आती है, फिर तेज फिर स्लो, इसी को तो तुम बीट्स बोलते हो। चाहे वो जब ड्रम बजाते हैं, अगर 2 ड्रम्स हैं और उनको साथ साथ साउंड कराया जा रहा है, तो कभी ऑब्जर्वर किसी जगह पर खड़ा है तो उसे एक टाइम पर मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई दे रही है, फिर मिनिमम, और वो सडनली पीरियोडिकली वेरी करता है, कभी तो उसी पर तो बीट उसी बीट्स पर तो परेड होती है, वही बीट है। और बाकी तो ऐसे म्यूजिक ऐसे तो डिस्को वगैरह बड़े हो जाओगे तो वहां सुनने को मिलेगी। तो लोग गए होंगे तो जानते ही होंगे बीट क्या होती है, आवाज आती रहती है। A periodic variation in max intensity with respect to time at a particular position. Blinking of एक ही सोर्स है ना, वो दो सोर्सेस का सुपरपोजिशन होना चाहिए। मतलब ये जनरली ऐसा है कि जैसे मान लो कि कहीं पर 3-4 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं यहाँ पर ऐसा बहुत सारे लोग, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, हाँ बैंड होती है, तो वहां पर जनरेट होता है ऐसा, वहां पर कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसे ये फील होगा बीट। और बहुत अच्छे जो अपने ईयर पीसेस होते हैं, अगर वो बहुत अच्छा हो तो कभी कभी गाने में उसका महसूस होता है कानों में।
तुम सुनते हो, तुमको ज्यादा पता है, बाकी तो ठीक है। खैर, तो बीट्स बनने के लिए यू नीड टू डिफरेंट सोर्सेज, slightly different frequencies and they must travel in. तो अब let's suppose this is S1, S1 and S2 are two sources. मान लेते हैं इससे वेव निकल रही है y1 बराबर a sin ओमेगा 1t माइनस के एक्स, और S2 से जो वेव निकल रही है इसका एम्पलीट्यूड A1 ले लिया और इसका एम्पलीट्यूड A2 ले लिया। A2 साइन, अच्छा बताओ ओमेगा सेम लेना चाहिए कि अलग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन के सेम लिया है क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो के सेम होगा ना, तो के सेम लिया, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले ली, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग ले लिया, तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो दोनों की इंटेंसिटी भी I1 I2 मान लिया, ठीक है, I1 I2 मान लिया। और यहां पर मान लो ये दोनों कहीं सुपर इम्पोज करें, ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है और इस ऑब्जर्वर को जो इंटेंसिटी फील हो रही है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा तो सर अब मैं मेहनत तो करने नहीं वाला, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि नेट इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर सुपर पोजीशन कराने के बाद ये आई थी अपनी 2 रूट I1 I2 cos फाई, याद है? अरे यार ये तो आया था नेट इंटेंसिटी का फंक्शन। अच्छा ये फाई क्या है? टेन डिफरेंस, मान लो कि x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा सुपर पोजीशन, बताओ इसका फेज x इक्वल्स टू 0 पे इसका फेज ओमेगा 1 और इसका तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग। तो मैं कह रहा हूँ कि जानते हो जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू, आया कि नहीं? अब बताओ t बराबर 0 सेकंड का फेज डिफरेंस 0, t बराबर 1 पे कुछ और, t बराबर 2 पे कुछ और है, 3 पे कुछ और है, क्या ये फेज डिफरेंस फंक्शन ऑफ पोटेंशियल है कि फंक्शन ऑफ टाइम? वहां क्या था? तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो गई कि नहीं, है ना? ये है डिफरेंस। और ये वेरिएशन पीरियोडिक है, अभी प्रूव हो जाए। ये वेरिएशन इंटेंसिटी तुमको मालूम है ना पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक मतलब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल, तो ये वेरिएशन पीरियोडिक है, अभी दिख जाएगा। नेट इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नेट इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब एक बात बताओ, नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई का मैक्सिमम होना जरूरी है। अरे लाउडनेस को, मतलब लाउडनेस मैक्सिमम तभी होगी जब नेट इंटेंसिटी, और नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी सर? जब कॉस फाई क्या होगा, 1 होगा। अरे कॉस फाई 1 कब होता है? अभी अभी तो बात करी थी। फाई को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया सर? ओमेगा 1, फाई को मैंने लिख दिया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू, और कॉस फाई 1 कब होता है? कॉस 2 एन पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो यहां से कॉस कॉस कटा और ओमेगा 1, अच्छा देखो ना इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 पाई F1 माइनस F2 इंटू टी, कॉस कॉस तो उड़ा दिया, ये क्या लिखा समझ में आ रहा है ना? अरे ओमेगा को 2 पाई F2 लिख दिया है, 2 पाई F1 माइनस F2 टी इज इक्वल्स टू 2n पाई, इज इक्वल्स टू 2n, 2 पाई, यहाँ से टी क्या आया, n अपॉन F1 माइनस F2, n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3। बताओ पहली तेज आवाज कब सुनाई दी? 0 सेकंड। अगली तेज आवाज आई 1 बाई F1 माइनस, अगली तेज आवाज आई, बताओ दो लाउड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है? दो लाउड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? ना है 1 बाई F1 माइनस, हर दो लाउड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स है, पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी। अब यही मैं तुमसे कहूं कि यार नेट इंटेंसिटी मिनिमम लाउडनेस का, जब नेट इंटेंसिटी मिनिमम होगी, मिनिमम इंटेंसिटी तब होगी जब कॉस फाई -1 हो। कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना? इस क्लास में एक ही चीज में कितनी बार वैल्यू कर दिया तुमने?
नेट इंटेंसिटी मिनिमम के लिए cos फाई को -1 रखे, और फिर मैं क्या वो टाइम इंटरवल निकाल सकता हूँ, जरा निकालो तो, मिनिमम के लिए निकालो, टाइम है अभी 5 मिनट, निकालो। आई नेट विल बी मिनिमम व्हेन आई नेट विल बी मिनिमम व्हेन cos फाई माइनस, और टी किसी तरीके से टी के वो टी का वो फंक्शन क्या है वो बताएंगे। अब ये जरा देखो, दो लाउड साउंड के बीच में फंस रहते हैं, तुम यहाँ नीचे नहीं जाएगा, ये सही है, ठीक है, सारे गणित में कमजोर है भाई साहब, तभी तो बायो में है, बता दिया एक ही चीज बता बता के, अगर कमजोर ना होती तो हम लोग क्या करते। cos फाई -1, cos फाई, cos को लिख दिया ω1 - ω2 इंटू टी, इसको लिख दिया cos 2n + 1 पाई, cos उड़ा दिया, ω1 को लिखा 2 पाई, f1 - f2 t इज इक्वल्स टू 2n + y, 2n + 1 पाई, पाई भी उड़ा दिया, तो यहां से t क्या आया, 2n + 1 अपॉन 2 f1 माइनस n, फिर से कहां से 0 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सोचो पहला सॉफ्ट साउंड कब आया मालूम है, 1/2, अगला सॉफ्ट साउंड कब आया, f1 माइनस, उसके बाद 5/2 ऐसे सो ऑन ना। अब जरा चेक करो, क्या पहला लाउड साउंड और दूसरे लाउड साउंड के बीच में साउंड है, अरे हर दो लाउड साउंड के बीच में और हर दो सॉफ्ट साउंड के बीच में, तो एक ही जगह पर खड़े होकर कभी लाउडनेस कभी सॉफ्टनेस दोनों की जगह है, और पीरियोडिकली दूसरे कहते हैं। तो आप जानते हो ये सब तो क्या बकवास है, काम कीजिए बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो बीट बन गई उस बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स क्या होगा, अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, तुमको समझ में आ जाएगा टाइम पीरियड का मतलब, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, अरे बीट क्या होती है, जो लाउड या सॉफ्ट साउंड के बीच में जो मतलब लाउड सॉफ्ट बन रहा है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव लाउड साउंड या टाइम इंटरवल बिटवीन सॉफ्ट साउंड इज बीट,
टाइम पीरियड। दो कंसेक्यूटिव लाउड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, और दो कंसेक्यूटिव सॉफ्ट साउंड के बीच का भी टाइम इंटरवल उतना ही है। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल between two consecutive loud or soft sounds, and the time period of beats would be 1 by f1 minus f2। अच्छा एक बात बताओ, क्या टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो टाइम पीरियड ऑफ बीट अगर 1 by f1 minus f2 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जानते हो कितनी आई? दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। जो दो सोर्सेस थे अगर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं हुई होती तो बीट बनी ही नहीं होती। दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट बनती कैसे? बीट बनने के लिए सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए। अब मैंने एक चीज लिखी थी ना स्टार्टिंग में, स्लाइटली डिफरेंट। क्यों लिखा? अगर ये वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट नहीं होगी ना, अगर ये वैल्यू डिफरेंस बहुत बड़ा है तो टाइम इंटरवल ऑफ बीट बहुत छोटी होगी। अगर ये डिफरेंस सोचो बड़ा होगा तो टाइम इंटरवल ऑफ बीट तो भले भले तुम्हें सुनाई जरूरी नहीं। अगर सुनना है, बीट बने और सुनना है तो तो डिफरेंस छोटा होना चाहिए ताकि टाइम इंटरवल बड़ा हो और तुम उसको फील कर पाओ। नहीं तो अगर डिफरेंस बड़ा होगा तो बंद भली जाएगी लेकिन सुनाई, क्योंकि टाइम इंटरवल लाउड और सॉफ्ट साउंड के बीच में इतना कम होगा कि तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा लाउड कौन सा सॉफ्ट। इसीलिए बोलते हैं कि द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज f1 minus f2, द डिफरेंस इन बोथ द फ्रीक्वेंसी। इस पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।